हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा एमपी बोर्ड का इंग्लिश मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम कब होगा। सो फाइनली हम आज उसे करने वाले हैं। तो इंग्लिश का एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें समझनी है, उन सभी पे बात करेंगे। और 75 मार्क्स का ये पेपर है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से इस पेपर को करके 75 आउट ऑफ 75 लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप उसको समझ के करोगे तो आप आराम से पेपर को कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं आएगी आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसे हम क्विकली देख लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, सभी के लिए जो है अटेम्प्ट करना है। हर किसी क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स जो है दे रखे हैं। 75 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स आपको करने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका सेक्शन ए। तो ध्यान रखना कि अगर आप सेक्शन कर रहे हो तो सेक्शन के साथ उस सेक्शन के पूरी चीज को अटेम्प्ट करोगे, देन आप मूव करोगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन ए अगर आपका अनसीन पैसेज चल रहा है तो आप उस अनसीन पैसेज के बाद सेक्शन किसी और का राइटिंग वाला पार्ट जो है उसके साथ लिख लो। तो ये चीज नहीं करना। एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन की ओर स्विच करेंगे। ओके, चलिए क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और कितने मार्क्स का है ये? आई थिंक 5 मार्क्स का ये आपके लिए अनसीन पैसेज होगा। अब इस अनसीन पैसेज को हमें पढ़ना है, हमें समझना है, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि हमको वहां से कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो हमें आराम से फाइंड करना होगा और हम इजीली फाइंड कर लेंगे अपने पैसेज में। क्योंकि पैसेज पढ़ोगे, उसको समझोगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमको पता ही नहीं रहेगा कि हमें करना क्या है। तो टाइम सेव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस को देख करके फिर आप अपने पैसेज पे आना। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि एटलीस्ट किसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंड केम टू द स्ट्रीम टू। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1 क्वेश्चन मार्क, ये नंबर सेंस की। ओके, तो पूछा है कि एंड जो है वो कैसे आती है स्ट्रीम में। ड्रिंक फ्रॉम इट, मतलब पानी पीने के लिए। लुक एट द स्विफ्ट करंट, फॉल इनटू इट, या फिर कैरी बैक सम वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड रीपेड। तो रीपेड कैसे करती है? तो ये वर्ड रीपेड हमको देखना होगा। इसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर। तो डव जो था उसने लीफ जो है, पत्ती जो है, पानी में गिराई थी। तो उसका कारण क्या था? ठीक है। नेक्स्ट है एम। एम का मतलब यहाँ पर इस पैसेज में क्या है? तो एम मतलब होता है लक्ष्य। अब यहाँ पर उसका मतलब क्या है वो हमें देखना है। तो ऑप्शंस देखेंगे। द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज। डव जो था वो डेंजर में था, मतलब कि एक परेशानी में था। क्योंकि उसके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब यहां से ये पता चल गया भाई, एक डेंजर वाली कुछ देखना है, एक एम किस तरह से है, लीफ क्यों ड्रॉप की थी, एंट ने क्या रिपेड किया था, और स्ट्रीम में वो क्या करने आई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैसेज को जल्दी से रीड करना। देखिए, वंस एन एंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड वाज कैरिड अवे बाय द स्विफ्ट करंट। क्या हुआ था? एक एंट थी जो कि आई थी क्या, स्ट्रीम में पानी पीने के लिए, तो ड्रिंक करने के लिए आई थी। तो यहां से हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया। क्या था कि एंट आई थी स्ट्रीम में, ड्रिंक फ्रॉम इट, लुक एट द स्विफ्ट करंट, फॉल इनटू इट, या फिर कैरी बैक सम वाटर। तो वो आई थी पानी पीने के लिए। सो राइट आंसर इज ड्रिंक फ्रॉम इट। ए इज अ राइट। ठीक है, अब आपको आंसर कैसे लिखने हैं? जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे आप ये फर्स्ट पैसेज कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन ए लिखा। अब आप लिखेंगे क्वेश्चंस। अब उसमें आप क्या करना, सबसे पहले 1 नंबर डालना। अब 1 का आंसर क्या है, यहां पे आंसर लिख देना और 1 नंबर डालना। 1 का आंसर क्या है? 1 का आंसर जो भी है वो आप लिखेंगे। जैसे 1 का आंसर है ए, तो आप लिख देंगे ए, और उस ए के बाद उस ऑप्शन को भी लिखना। ठीक है, ड्रिंक फ्रॉम इट। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लिखते वक्त
मे बी ऑप्शन गलत लिख दें, या जैसे ए है तो ए का हमने यू हो गया या बी बन गया या डी बन गया, लेकिन अगर आपने ऑप्शन जो था, जो नाम था, वो अगर सही से लिखा होगा तो उसकी वजह से आप बच सकते हो, क्योंकि लिखते वक्त कई बार ए का डी, डी का ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने आंसर सही लिखा हुआ है तो वो चेक हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज है, एक छोटी सी टिप है जो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंट जो है वो कैसे रिपीट करती है, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था, ही वॉज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्रॉनिंग, मतलब ड्रॉनिंग मतलब होता है डूब रही थी, मतलब जैसे ही वो पानी में गिर गई तो पानी में फिर वो डूबने लग गई। अ डव प्रीच्ड ऑन अ नियर बाय ट्री, एक डव जो था वो उसके पास में एक पेड़ था, वहां पर बैठा था। सॉ द एंट्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर, तो उसने क्या देखा, उसने एंट को डेंजर में देखा और उसने एक लीफ जो है ड्रॉप की थी। तो आई थिंक ये ड्रॉप अ लीफ हमने कुछ पढ़ा था ऐसा, ये रहा। अ डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू हेल्प इटसेल्फ, अपने आप की सेल्फ करने के लिए, नहीं। सेव द एंट, हाँ। ड्रॉन द कैट, कैट को डुबाने, सॉरी एंट को डुबाने के लिए, या पर्च्ड ऑन इट मतलब उसके ऊपर जाने के लिए। तो उसने सेव करने के लिए, एंट की लाइफ को सेव करने के लिए उसने क्या किया था, जो लीफ है उसको ड्रॉप किया था। आगे बढ़ते हैं। देखो पढ़ा हुआ था ना तो कुछ कुछ हमको क्लिक हो गया और हमने फटाफट आंसर निकाल लिया। द एंट क्लाइंब्ड ऑन टू दिस एंड वॉज कैरिड टू सेफ्टी, और उससे क्या हुआ, उस पत्ती पे आ गई और सेफ हो गई। ये आपकी एक स्टोरी है, द डव एंड द एंट। Sometime after this, a hunter creeping through the bushes saw the dove asleep and took a carefully aim with his gun. और क्या हुआ, फिर एक हंटर जो था वो डव को देख रहा था और उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, निशाना लगाऊंगा अपनी गन से इस डव के ऊपर। तो एम जैसा कुछ कुछ था ना, तो उसको देखेंगे। तो एम जैसा कुछ कुछ था, तो वो देख लो कहाँ है, ये रहा। द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स टू हैव एन एम्बिशंस, किसी एम्बिशंस के लिए था एम, यहाँ पे लक्ष्य की बात नहीं हो रही है। टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, यस ये वाला सही लग रहा है। और भी देख लेते हैं। टू लुक एट समथिंग, नहीं। टू ट्राई टू रीच समवेयर, कहीं जाने के लिए, नहीं। वो पॉइंट कर रहा था गन से, एम कर रहा था किसकी तरफ, डव की ओर। सो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बी यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़ लिया था हमने, यहां तक। He was about to fire when the ant, who was nearby, crawled forward and bite him sharply on the ankle. तो फिर क्या हुआ, एंट जो थी वो आई और उसने क्या किया, उसने जो है उसको बाइट कर दिया बहुत तेजी से, उस हंटर जो था उसको तेजी से बाइट कर दिया उसकी एंकल पे। द हंटर मिस्ड हिज एम, और हंटर ने क्या किया, हंटर ने जो है, जो उसने अपना निशाना लगा रखा था वो मिस्ड हो गया। हमको कुछ खा जाता तो हम कहते हैं ना आउच, तो जो भी हमारी पोजीशन होती है हम उससे थोड़ा सा हिल जाते हैं। तो सेम ही हंटर के साथ भी ऐसा हुआ। हंटर ने जैसे ही एम किया, उस एंट ने उसको बहुत ही ज्यादा जोर से काट दिया। काटने से उसका जो निशाना था वो मिस हो गया एंड लाउड नॉइजली ऑफ द गन अवेकन द डव फ्रॉम हर स्लीप। और फिर क्या हुआ, जो सो रहा था डव, उसको एकदम से उसकी आवाज आई, जब उसने एकदम से चिल्लाया उस हंटर ने, तो उसकी नींद खुल गई। She saw the danger and flew swiftly away to safety. और वो क्या किया, उसने देखा और फटाफट से उसको बचाने के लिए तेजी से गई। इस प्रकार एंट ने क्या किया, रिपेट किया डव को, मतलब उसने भी एक कर्ज जो है वो चुकाया डव के लिए, फॉर हैविंग सेव्ड इट्स लाइफ इन द फॉर्मिंग करंट ऑफ द स्ट्रीम। जैसे कि उसने उसकी स्ट्रीम में उसकी लाइफ सेव की थी, वैसे ही एंट ने भी उस डव के लिए उसकी हेल्प करके उसकी लाइफ सेव कर दी। अब दो क्वेश्चन हमारे मिस हो रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो था ये वाला, एंट ने रिपीट किया डव को कैसे, बीटिंग द हंटर, बाइटिंग द हंटर, बाइटिंग द डव, या फिर नन ऑफ दिस। तो उसने हंटर को बाइट किया था। ठीक है, बैटिंग नहीं होगा, बाइटिंग होगा। सो यहां से हो जाएगा बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट है, द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, डव जो था वो डेंजर में था क्योंकि अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, हंटर जो था वो उसको शूट करना था। इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच से गिरने वाला था, नहीं।
देयर वॉज अ बुश नियर बाय, नहीं। अ हंटर वॉन्टेड टू केयर फॉर इट, हंटर उसको केयर करना चाहता था, नो। शूट करना चाहता था, सो ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो यहां से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और यहीं से ही हमको क्या मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। वेरी इजी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं और आपको पैसेज को पढ़ना है। कहीं हमको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा कि जिसके लिए हमको पैसेज को बैठ के उसको ट्रांसलेट करना है, उसको समझना है, उसके हर एक वर्ड का मीनिंग समझना है, नहीं। आप बिना मीनिंग्स के भी एटलीस्ट 80% आप पैसेज कर सकते हो सकता है ऐसा कोई मीनिंग वाला क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बट आप बिना मीनिंग वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे पैसेज में तो कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो मीनिंग से रिलेटेड होगा। अदरवाइज आप क्वेश्चन की सिचुएशन और उन चीजों को देख करके, वर्ड्स को देख करके अपने आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। और वैसे भी एमसीक्यूज हैं तो हिंट मिल भी जाती है। सो 5 मार्क्स के लिए बहुत ईजी है ये चीज। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्वेश्चंस को, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिर उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो पैसेज पढ़ने से पहले हम चल लेते हैं क्वेश्चंस की ओर, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस है। ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है। इन डिस्लेक्सिया लेटर एंड फिगर्स ऑफन अपीयर, ठीक है, तो इसका कुछ आंसर होगा, देख लेंगे। नेक्स्ट है, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिस्लेक्सिया आर ऑफन, पीपल जो हैं वो कैसे सफरिंग करते हैं। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, लास्ट टिल चाइल्डहुड, परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, बी नोटिस्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड नेक्स्ट है एंड व्हेन वन गोज टू स्कूल। ठीक है, देखेंगे क्या है, पहले तो हमको पैसेज पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट, परसिस्ट का सिमिलर मीनिंग क्या होता है। The problem of perceptions can be compounded by the failure of parents and dash 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 कुछ है। तो उसके लिए तो हमको ऐसा लग रहा है कुछ ब्लैंक है, लेकिन हाँ जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो वहां से एक क्लैरिटी लेके जाना कि क्या क्या करना है। सिर्फ ऐसे पढ़ के मत छोड़ देना, ये ध्यान रखना कि यार मुझे क्या देखना है, ये डिस्लेक्सिया लेटर फिगर ये क्या है इसके लिए देखना है, सफरिंग क्या है वो देखना है, और डिस्लेक्सिया क्या में भी होता है उसके लिए देखना है, परसेप्शन वाला जो ये फेलियर पेरेंट्स है ये वाला मुझे देखना है। सिमिलर मीनिंग टू द परसिस्ट, अब ये वाला क्वेश्चन आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हो। परसिस्ट मीन्स क्या होता है, जब परस्यू कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं मतलब किसी चीज को चलाते जा रहे हैं, आगे की ओर चलता जा रहा है वो, तो स्टॉप तो होगा नहीं, गिव अप भी होगा नहीं, कंटिन्यू हो सकता है, क्लोज भी नहीं हो, क्योंकि बाकी सब बंद करने की ओर जा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू जो है वो एक सही है। तो यहां से राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। एक क्वेश्चन हमने यहां कर लिया, बाकी हम पढ़ते हैं हमारे पैसेज को। क्या दे रखा है, डिस्लेक्सिया इज अ perceptual disorder often occurring in person of normal or even above average intelligence। पहले तो आप ये समझो कि डिस्लेक्सिया होता क्या है। डिस्लेक्सिया एक पढ़ने के संबंध में हमारी एक कमी होती है जो कुछ बच्चों में हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बोला है कि एक डिसऑर्डर है जो कि एक परसेप्चुअल यानी कि असाधारणात्मक टाइप का एक डिसऑर्डर है। The reader is unable to perceive correctly what is on a page। इसमें क्या होता है, जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको ये होता है डिस्लेक्सिया, तो वो क्या करते हैं, पढ़ते समय उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ते हुए। क्या होता है, लेटर एंड नंबर ऑफन अपीयर रिवर्स्ड, ये रहा फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया, लेटर्स एंड नंबर ऑफन अपीयर रिवर्स्ड। क्या होता है कि इसमें जो लेटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जब पढ़ने वाला होता है वो उसको रिवर्स यानी उल्टा पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल बी का डी पढ़ लेता है ना, लेकिन हमको इतना डिटेल में समझना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हो सकता है मे बी इसमें से कोई वर्ड जो है जिसका मीनिंग आपको कहीं आगे कहीं और कहीं पर काम आ जाए, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रही हूँ, वरना हम इसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। तो रिवर्स्ड आ गया, ये रहा रिवर्स्ड, ये रहा कि डिस्लेक्सिया जो है लेटर एंड फिगर जो है वो कैसे दिखते हैं, वो रिवर्स्ड हो जाते हैं। सो यहां से ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखिए, आगे है टू बी, जैसे बी को क्या पढ़ लेते हैं, डी होता था उनके लिए, क्वाइट जो है वो उनके लिए क्वाइट हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम जो है उनके लिए फॉर्म हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा इस तरह से पढ़ते हैं। द रीडर टेंड टू लीव आउट लेटर और वर्ड्स और इंसर्ट वर्ड एंड लेटर दैट आर नॉट देयर। वाउल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स में भी कंफ्यूज, उनके लिए वाउल्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स वो भी कंफ्यूजिंग होते हैं। मैनी डिस्लेक्सिक्स आर लेफ्ट हैंडेड, ये रहा हमारे सेकंड का आंसर। क्या है,
पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन फार साइटेड, शॉर्ट साइटेड, या राइट हैंडेड, या फिर लेफ्ट हैंडेड। सो यहां से राइट आंसर हो जाएगा डी, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, फिर डिसलेक्सिया में अब ये हमको देखना है। चलो बढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उनको देख के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉरी ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। दे ऑफन कंफ्यूज लेफ्ट एंड राइट, लर्निंग टू स्पीक मे ऑल्सो बी डिले बियॉन्ड इन्फेंसी। अब यहाँ पे क्या कहा है कि लर्निंग के टाइम पे, लर्निंग टू स्पीक करते समय भी उनको इस तरह की चीजें आती हैं जो कि उनके बचपन से ही उनके अंदर डिले होती जाती हैं। द कंडीशन सीम टू बी इनहेरिटेड, इट मे परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। ये कहाँ से लेती हैं, उनको एडल्टहुड तक चलती हैं, यानी बचपन से लेकर के वो जवानी तक आ जाते हैं, तब तक भी उनके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। देखा ना आपने कि कई लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, पढ़ते समय कई बार वो ये चीज़ों की मिस्टेक करते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये रहा हमारे थर्ड का आंसर, इनटू अडल्टहुड। तो ये हम यहाँ पर चलते हैं, ये रहा, डिसलेक्सिया में भी लास्ट टिल चाइल्डहुड, परसिस्ट इनटू अडल्टहुड। तो ये हो गया हमारा बी। रह गया है सिर्फ एक क्वेश्चन, यानी हमने ऑलमोस्ट अभी तक हाफ पैसेज भी रीड नहीं किया है और हमें 4 के आंसर मिल भी गए। फिफ्थ क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ द पेरेंट्स एंड। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक नजर मारनी पड़ेगी, पेरेंट्स और परसेप्शन ये सब चीजें कहाँ पर हैं। उसके लिए हमको सारा नहीं पढ़ने की जरूरत है, फटाफट फटाफट देख लो। हाउ एवर विद अर्ली रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, ये रहा, ठीक है, ये रहा। For children with dyslexia, the problem can be compounded by the failure of parents or teachers to recognize the condition. To recognize the condition. Simple. सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगे हमको इसको सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 5 मार्क्स के कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आपको और भी एक अलग तरीके से मिल सकता है, जिसमें आपको समरी पूछी जा सकती है कि इसमें इस कंप्लीट जो भी आपको पैराग्राफ दे रखा है इसको आपको समराइज भी करना है, मतलब इसकी समरी बतानी है, फिर टाइटल बताना है, फिर मेकिंग नोट्स बताना है। ऐसे भी आ सकता है, या फिर जैसा क्वेश्चन ने डिमांड किया है कि टाइटल प्लस आपको इसके नोट्स बनाने। तो देखो मेकिंग नोट्स कई बार बच्चे बोल भी चुके हैं, मैम हमको नहीं समझ में आता है कैसे करना है। तो देखो इसको ऐसे समझो कि जब हमारे पास कोई एक पूरा चैप्टर होता है तो हम क्या करते हैं, उस चैप्टर के नोट्स बनाते हैं, यानी कि सब पॉइंट्स बना देते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, नोट्स कहते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ मिला है, लेकिन हमें इसके क्या करने हैं, छोटा सा इसका नोट बनाना है। और नोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके मेन पॉइंट्स ले लेंगे, जिससे कि हम इस पूरे पैराग्राफ को समराइज कर पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और ध्यान रखना है कि ये जो आपको दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें आपको एक मिनट पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आपको एक तो मेक नोट्स तो बनाना ही बनाना है, और एक सूटेबल टाइटल भी देना है। 4 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, तो 1 + 3 मान लो आप कि 1 नंबर तो आपका टाइटल का होगा और 3 नंबर किसके होंगे, आपके इस मेक नोट्स के होंगे, यानी मेकिंग नोट्स या नोट मेकिंग बुक जिसे हम कहते हैं वो होगा। पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके नोट्स बना पाओगे। क्लियर? तो देखिए क्या है, फैट कम्स in 2 types, omega-3 which is found in marine life and omega-6 which is concentrated in vegetable oils. The first is good, the other is plain rotten. The best source of omega-3 is preferably sea fishes, but frying it in omega-6 rich vegetables oil kills all its goodness. Aging brains have low levels of thiamine, which is concentrated in wheat germ and bran, nuts, meat and cereals. More good brain food comes from liver, milk and almonds, which are rich in riboflavin and extremely good for memory. Carotene, available in deep green leafy vegetables and fruits, is also good for geriatric brains. So is a high iron diet. It can make old brains glow hyperactively like young ones. अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बहुत पूरा बड़ा पैसेज है, लेकिन इस पैसेज को हमको पढ़ के थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि किसके बारे में, तभी आप इसके नोट्स बना पाएंगे।
तो देखो भाई यहाँ पे क्या बोला है, फैट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक ओमेगा 3 और दूसरा होता है ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो कि किस में मिलता है हमको, मैरिन लाइफ में मिलता है, जबकि ओमेगा 6 जो है वो हमको किस में मिलता है, वेजिटेबल्स ऑयल से मिलता है। जो फर्स्ट वाला है यानी ओमेगा 3 जो है वो कैसा है, गुड है, और दूसरा वाला क्या है, पूरी तरह से खराब है, उसको खराब करने में। इसके बेस्ट जो सोर्स हैं ओमेगा 3 के वो आपको सी फिश से मिलते हैं, बट जैसे ही आप उसको क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल में जब आप उसे फ्राई करते हैं तो उसकी सारी अच्छाइयाँ जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। ब्रेन्स के लिए जैसे जैसे हमें क्या बता रहे हैं कि हमको कुछ कुछ चीज़ें जैसे मीट, नट्स, ये सीरियल्स, ये सब हमको सब कुछ लेना होता है। और गुड ब्रेन फूड जो है वो उसके लिए क्या क्या है, मिल्क और एलमंड। बोलते हैं ना कि दूध पियो, बादाम खाओ, बुद्धि अच्छी होती है, जो कि क्या है, रिच इन रिबोफ्लेविन जो है उसके लिए है। और ये क्या है, अब हमारी मेमोरी जो है उसको भी अच्छा करने में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो आपको क्या पता चल रहा है भाई, फैट और उसके टाइप्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये टाइटल आप डाल सकते हो। तो फर्स्ट लाइन से आप अपने टाइटल को खोजने की कोशिश करना कि किसके बारे में है। तो आप लिख सकते हो उसका टाइटल, फैट, इट्स टाइप्स एंड रिसोर्सेज या एंड सोर्सेज। ठीक है, ऐसे आप टाइटल बना देना। उसके बाद आप इसके पॉइंट्स देखना, अभी हम आगे पॉइंट्स की बात करेंगे। आगे क्या है, आयरन कम्स फ्रॉम ग्रीन लिवर शेल फिश, रेड मीट एंड सोयाबीन्स। सीज फूड्स वेरी हाई इन आयरन is an excellent diet supplement. The New England Journal of Medicine reported in its May 1985 issue that 30 grams of fish a day could result a dramatic drop in the chance of the acquiring अब ये देखो ये क्या दे रखा है, कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है, जो दिल की बीमारियां होती है ना, हार्ट डिजीज जो होती हैं उनको कहा जाता है। तो वहां पर हमको क्या कहते हैं भाई, कहते हैं जो भी हार्ट के मरीज होते हैं ना उनको पर डे 30 ग्राम्स जो है फिश कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि उनकी जो दिल की बीमारियां हैं या दिल से होने वाली जो भी बीमारियां हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, उनकी बीमारियां जो है वो कम हो जाती हैं और वो दिल वाली बीमारियां जो है उनके ना होने के चांसेस रहते हैं। तो 30 ग्राम फिश जो है आपको हर एक दिन खाना चाहिए। ये इंग्लैंड की एक जर्नल की मेडिसिन रिपोर्ट से बताया गया है जो कि मई 1985 में निकली थी। आगे, सी फिश पर्टिकुलरली शेल फिश, क्रैब्स, मैकरेल एंड सार्डिन्स आर द मोर इफेक्टिवली, मेरे को तो नाम भी नहीं पता है ये क्या क्या होते हैं, ये दो तो पता है मुझे क्या होता है, हम खाते ही नहीं तो पता ही क्या रहेगा। ठीक है, देन रिवरन फिश बिकॉज द लेटर इज मोर वेन्यूरेबल ऑफ केमिकल इन्फ्लुएंट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हैं आपको क्रैब्स और ये शेल फिश और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और ये हमको खानी चाहिए, पर इनसे भी ज़्यादा इफेक्टिव किस में होता है, फिश जो है वो सबसे ज़्यादा गुणात्मक होती है। वेन्यूरेबल मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुणात्मक होती है, मतलब अच्छी उसमें वो क्या बोलते हैं तत्व होते हैं जो हमें ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जो लोग फिश खाते हैं आप देखना उनकी स्किन बहुत मस्त सी होती है, बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिश जो खाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो बड़ी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया। अब इसका नोट कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे टाइटल और क्या लिखोगे, फैट इट एंड इट्स सोर्सेस। तो या तो फैट लिख के मैंने यूं लिखा था, यूं करके भी लिख सकते हो, इट्स टाइप एंड सोर्सेस। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, नोट्स लिखना आप ऐसे, उस पर हेडिंग डाल देना। आप अगर ब्लू पेन से लिखते हो तो नीचे अंडरलाइन करके डालना, टाइटल लिख करके एक लाइन छोड़ के फिर आप नोट्स लिखना, फिर उस पर अंडरलाइन करना। अब देखो हमने क्या लिखा, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट फैट टाइप्स, तो उस फैट टाइप्स में हमने उसके 2 पॉइंट्स बताए। तो आप जैसे 1 नंबर डालोगे तो इस पे ऐसे स्टार बना के डाल देना, ओमेगा 3 फाउंड इन मैरिन लाइफ, और दूसरा क्या है, ओमेगा 6 फाउंड इन वेजिटेबल्स ऑयल्स। फिर उसके बाद सेकंड भाई गुड एंड बैड सोर्सेस, गुड और बैड थे ना कि भाई ओमेगा 3 जो है वो गुड है, ओमेगा 6 जो है वो बैड है, तो गुड एंड बैड सोर्सेस लिख दिया। थर्ड क्या था, ब्रेन फूड जो है वो ले लिया, रिच इन राइबोफ्लेविन एंड गुड फॉर मेमोरी। ठीक है, उसके बाद है कैरोटीन, कैरोटीन जो है वो क्या है, फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स में मिलता है। फिर उसके बाद आ गया आयरन रिच फूड, कौन कौन से हैं भाई, फाउंड इन ग्रीन सीज फूड्स एंड मीट, इन सब में आयरन फूड मिलता है।
कंजम्पशन ऑफ फिश, फिश के कंजम्पशन के बारे में क्या बताया है कि कैन रिड्यूस हेल्थ इंपैक्ट, जो भी हेल्थ के इंपैक्ट्स होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, जो हमने कार्डियो वाला जो वेस्कुलर जो था वो वर्ड्स भी आप लिख सकते हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें चाहें तो आप और भी एक दो पॉइंट्स और भी डाल सकते हो, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट क्या डाल सकते हो, आप ये लिख सकते हो सी फिश पर्टिकुलरली शेलफिश, क्रैब, मैक्रेल एंड sardines are more effectively than riverine fish because the latter is more vulnerable of the chemical influence, ठीक है, कि भाई सेलफिश और क्रैब्स और ये सब जो है ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, किससे, रिवर की जो फिश है उससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन चाहो तो आप एक और पॉइंट में लिख सकते हो। चलिए ओके, तो यहाँ पर ये हो गया मेकिंग नोट। तो मेकिंग नोट कैसे करोगे, पूरा अच्छे से पढ़ोगे, उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको लिखना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर सेक्शन बी, जो कि है आपका राइटिंग सेक्शन। सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग सेक्शन में अब आप जो सेक्शन कर रहे थे, सेक्शन ए किया तो उसमें सारा ए का कंटेंट डालोगे, सेक्शन बी करोगे तो उसमें सारा बी का कंटेंट डालोगे। तो सेक्शन बी क्या है, 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है, और ये लेटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है, 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। यू आर पूर्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल बनखेड़ी, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है भाई, फीस माफ करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जो हम छोटे थे तब से लिखते हुए आ रहे हैं, आप इजीली इसको कर लोगे। सेकंड जो है, यू आर दीपक पटेल, अ रेजिडेंट ऑफ 50C पुष्पा विहार भोपाल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तो ये वाला हमने लास्ट बहुत सारे मॉडल पेपर्स में कर रखा है, तो वहां से आप इसको इजीली कर सकते हो। तो हमने इन दोनों में से ये वाला किया है। तो कैसे करना है, सिंपल, स्कूल का नाम दे रखा है, जहां है वो नाम दे रखा है, प्रिंसिपल को लिखनी है, लिखने वाली पूर्वी है, लिख दीजिए। कैसे लिखोगे, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर स्कूल बनखेड़ी, जो डेट है वो लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। रेस्पेक्टेड सर, I beg to say that I am a student of the class 10th of your school. I am student here from class 6. मैं class 6 से यहाँ पर student हूँ. My father's financial condition is not so good. He is an ordinary clerk. He is unable to pay my school fees. I have been getting first rank in my class for 4 years. Kindly grant me full fee concession so that I can continue my studies. Your obediently, पूर्वी, class 10th. ठीक है, तो इस तरह से आप फी कंसेशन के ऊपर अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। नेक्स्ट सेक्शन क्या दे रखा है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, या फिर एक पैराग्राफ लिखना है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। दोनों में ही 150 वर्ड्स, 5 मार्क्स का है। क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है एन इंग्लिश फेस्टिवल, सेकेंड दे रखा है ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, थर्ड दे रखा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एंड फोर्थ दे रखा है माय हॉबीज। तो इस पे आपको ऐसे लिखना है। पैराग्राफ जो कि आपको दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के इंपॉर्टेंस पे लिखना है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन, कि मोबाइल फोन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो बताना है। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स को वो बताना है। तो दोनों में से कोई एक करना है, दोनों का ही मैं एक एक आपको करवा देती हूँ। तो एक हम करेंगे इंडियन फेस्टिवल्स और एक हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एंड इंडियन फेस्टिवल्स क्या है, तो फेस्टिवल्स भाई, इंडियन फेस्टिवल्स बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। सारे फेस्टिवल्स में हमारे इंडियन के फेस्टिवल्स ही बहुत अच्छे होते हैं, और उसमें भी किसी एक फेस्टिवल को आप बता सकते हो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ एन इंडियन फेस्टिवल का है, यानी कि किसी एक फेस्टिवल के बारे में बताया है। तो आप किसी का भी लिख सकते हो, होली, दिवाली, ठीक है, दशहरा, किसी भी एक, दुर्गा पूजा, किसी पे भी आप लिख सकते हो। तो देखो इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इट इज द कंट्री ऑफ द ग्रेट मैन एंड वुमेन, इट इज द लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड द फेस्टिवल्स, देयर आर 4 ग्रेट फेस्टिवल्स। यहाँ पे 4 ग्रेट फेस्टिवल्स होते हैं, बड़े बड़े जो है वो 4 होते हैं, बट दिवाली जो होती है वन ऑफ देम, दिवाली सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मनाई जाती है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू, हिंदू के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वेन सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट होता है, इट इज अमंग द 4 ग्रेट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज, इट इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ कार्तिक, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ रामा या राम के लिए बोल सकते हो, रामाज विक्ट्री ओवर रावण। ही रिटर्न टू अयोध्या ऑन दिस डे
डिफरेंट पीपल सेलिब्रेटेड इट फॉर डिफरेंट रीजंस। डिफरेंट लोग जो है इसको डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब आता है प्रिपरेशन, क्या क्या तैयारी होती है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड प्लेजर्स। पीपल सेलिब्रेटेड इट विथ जॉय। दे क्लीन एंड वाइट वॉश देयर हाउसेस। दे पेंट एंड डेकोरेटेड देयर शॉप एंड हाउसेस। There are different ways of decorating them. Villagers clean and decorated their dwellings well, यानी जो कुएं होते हैं उनको भी अच्छे से साफ करते हैं, हर एक चीज को साफ करते हैं। Ladies are very busy on this festivals. They prepare sweets and other dishes for distributions. They welcome the guest. They sew new clothes for their children. अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनाती हैं। सेलिब्रेशन कैसे होता है। पीपल लाइट अर्थन लैम्प्स, दिए जो होते हैं उनको अर्थन लैम्प्स कहते हैं, एट द नाइट ऑफ अमावस्या। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, देन दे बर्न द क्रैकर्स। चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी ऑन दिस फेस्टिवल्स। दे गेट न्यू क्लोथ्स टू वेयर एंड क्रैकर्स टू बर्न। दे आर फुल ऑफ चीयर्स एंड हैप्पीनेस। कंक्लूजन लास्ट में, तो दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। सम पीपल गैम्बल दिस लाइट्स एंड गैम्बलिंग इज द बैड प्रैक्टिस. It is social evil and it must be disrooted. I like the festival most. It is my favorite religion's festivals. I celebrated it with great joy. Simple words है, उसके साथ आपको किसी भी एन इंडियन फेस्टिवल के ऊपर लिखना है तो किसी भी फेस्टिवल के ऊपर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो उसके साथ एक और ऑप्शन में था पैराग्राफ, तो वहां पर हम इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट लैंग्वेज है। इट इज द ग्लोबल टंग दैट हैव एन इफेक्ट ऑन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ्स. इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विथ people from different countries and cultures, which is essential for business, travel, education. English is the language of the international communication making is essential for business and travel. It is also the language of education and scientific research, which means that if you want to study at a university and conduct research in an English speaking country, you will need to be proficient in the language. अगर आपको किसी भी कंट्री में जाना है, वहाँ जाकर के काम करना है, तो आपकी क्या होनी चाहिए, आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होने चाहिए ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ. There are few major hurdles. हर्डल्स मतलब कि कुछ थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं in the way of the learning English in India. इंडिया में कुछ हर्डल्स आती हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश में हमको पढ़ाई करने में दिक्कत आती है. The first is that English is not the primary language of instructions in most schools. भाई प्राइमरी नहीं होता है, मतलब जहाँ पर स्कूल स्टार्ट होते ही इंग्लिश को सबसे ज़्यादा वैल्यू नहीं दे करके हिंदी और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. Which means that students do not get exposure to the language until late in their education. तो वो क्या करते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है इंग्लिश लैंग्वेज का कि हाँ इंग्लिश भी है, क्योंकि वो हिंदी और इन सब चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान स्टार्टिंग ही उनकी वहाँ से होती है, तो उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, मतलब उस चीज़ को समझने के लिए रास्ता नहीं मिलता है. सेकंड क्या है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश विच कैन मेक लर्निंग द लैंग्वेज डिफिकल्ट. और क्या होता है, और हम जो है लिखने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज कम्पेयर टू हम बोलने में. तो लिखने के ऊपर चलते हैं तो बोलना बच्चों को आता ही नहीं है, तो बोलने से पीछे हटते हटते बच्चों को कब ये इनकी कमजोरी बन जाती है और वो उस चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ मानने लग जाते हैं. तो ये कुछ हर्डल्स हैं. डिस्पाइट दीज हर्डल्स, इन सब हर्डल्स को तोड़ते हुए लर्निंग इंग्लिश इज स्टिल एसेंशियल फॉर द सक्सेस इन इंडिया. इंग्लिश जो है सीखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम इंडियंस के लिए. इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस एंड द प्रोफेशनल. इंग्लिश जो है वो क्या है भाई, बिजनेस के लिए और प्रोफेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, और इंटरनेट की भी लैंग्वेज क्या है भाई, इंग्लिश ही है. एज सच इट इज़ एसेंशियल फॉर एनीवन, हर एक व्यक्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हु वॉन्ट्स टू सक्सेस, जो सक्सेस होना चाहता है इंडिया में, टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तो उनको क्या होना पड़ेगा, इंग्लिश में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्या है, पैराग्राफ है जिसको हम, अब देखो पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ में हम पॉइंट्स नहीं डालते हैं, ऐसे में हम पॉइंट्स डाल करके बताते हैं. पैराग्राफ में हम पूरा कंप्लीट एक कंटेंट देते हैं
जिसमें हम बता रहे होते हैं कि किसी भी टॉपिक के बारे में। तो ऐसे और पैराग्राफ में एज सच ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस ऐसे में हम पॉइंट्स के साथ साथ चीज़ों को बताते जाते हैं। पैराग्राफ में हम कंप्लीट एक बार में हम पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ये है और एक और करके आपको एक और क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगी। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, ये आपको पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्राइब करना है कि हाउ वी कैन कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी, हम कैसे अपने आप को फिट और हेल्दी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट्स के साथ आप इजीली अपनी बात को कह सकते हो। दूसरा अब देखो क्या है, ड्रिंक मोर वाटर, रिड्यूस स्ट्रेस, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली, इससे हम अपनी हेल्दी लाइफ जो है उसको जी सकते हैं। बस तो देख लेना, ये रहा हेल्दी लाइफ के बारे में। ड्रिंक मोर वाटर, जो जो ऑप्शन दिए उसी के ऊपर आपको कंटेंट लिखना है। ड्रिंक मोर वाटर, देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस इफ यू आर वंडरिंग टू हाउ टू स्टे हेल्दी, यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे अगर आप ये सोच रहे हो कि कैसे हेल्दी रहा जा सकता है। One such easy way is to stay hydrated and there can be no better alternative than water। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज क्या है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, और उसके लिए कोई भी दूसरा इलाज नहीं है, किससे, वाटर से। तो वाटर सबसे ज्यादा जरूरी है। यू मस्ट हैव कितना, एटलीस्ट 16 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे टू मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनर्जी। तो आपको कम से कम दिन में कितने ग्लासेस पीने चाहिए, 16 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, एक डे में आपको 16 ग्लासेस वाटर पीना चाहिए, तभी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको जी सकते हो। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कैसे रिड्यूस होगा, अच्छी नींद लोगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। मैनी कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीपिंग आवर्स ड्यू टू द ट्रैवल एंड वर्किंग आवर्स, हम लोग काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपने स्लीपिंग आवर्स, ट्रैवल के लिए, काम की वजह से हम नींद कम लेते हैं। दीज ओनली इंक्रीज स्ट्रेस, और ये सब क्या करते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेस को इंक्रीज कर देते हैं। उसके लिए क्या हो जाता है, फिर हम सिकनेस और हम टायर्डनेस हो जाती है। देयर इज नथिंग बेटर देन, इसके लिए भी क्या है, बेटर क्या है, आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स क्या करनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ईट हेल्दी, अच्छा खाओगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा पहनोगे, मतलब हर चीज में अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट वे टू स्टे फिट एंड हेल्दी इज टू ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होगी तभी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहोगे और अपनी लाइफ को भी अच्छे से इंजॉय करोगे। अ बैलेंस्ड डाइट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। हर किसी की एक अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, अ बैलेंस डाइट इज इजी डाइजेस्टेबल एंड द कंटेंट प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इन द करेक्ट पोर्शन। आपको करेक्ट पोर्शन में सभी चीजें अपने आप कंज्यूम करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हो। एक्सरसाइज रेगुलरली, भाई एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज इज की टू मेंटेन अ फिट एंड हेल्दी बॉडी। आपको एक एक्सरसाइज से आप क्या रहते हो, फिट रहते हो। भाई जैसे एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हो, एटलीस्ट आप 30 मिनट्स जो है वॉक जरूर किया करो अपने पूरे दिन में। नहीं ऐसा नहीं कि खा पी के बैठ गए, नहीं, चाहे अभी आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो भी आपको उठना है, खाना वाना खा के आधे घंटे के लिए वॉक जरूर लेकर के आने। इससे आप हेल्दी रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और आपको अच्छे से मतलब नींद भी आएगी और बाकी सब चीज़ों में भी आप थोड़े से कंफर्टेबल रहोगे। तो एक्सरसाइज जरूरी है। इफ़ यू कैन टेक आउट सम टाइम ऑफ एक्सरसाइज और वॉक एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर एंड 1 आवर, कम से कम तो आधा घंटा लेना ही लेना है। You can shed the extra weight of your body as well as improve blood circulation। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। And enhance muscles fitness, और आपकी मसल्स फिटनेस भी होती है। एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड हेल्दी, और एक्सरसाइज से क्या होता है, आप फिट रहते हो और हेल्दी रहते हो। ठीक है, तो बहुत इजी सा ही टॉपिक है। एक और आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा, वो क्या है, वो ये है कि आपको एक पिक्चर दी जाएगी और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो क्या है, यू वेंट अ पिकनिक विथ योर फैमिली, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर पिकनिक। कैसे आपने अपनी पिकनिक एंजॉय की। तो यहाँ पे देखो भाई क्या है, भाई मम्मी है, दादी हैं, दादाजी हैं, 3 भाई बहन हैं और एक पापा हैं। तो सबसे पहले पिकनिक में आप बताओगे भाई पिकनिक के लिए कहाँ गए, ठीक है, उसके बाद क्या क्या किया वहाँ पे, वो सभी चीजें बताओगे। तो जो जो देख रहा है पिक्चर में वैसा लिख देना। क्या है, पिकनिक विथ फैमिली मेंबर्स इज वन ऑफ द बेस्ट
recreational activities, there was a famous park far away from our place. एक पार्क था जो कि हमारे घर से बहुत दूर था. Last year in December we went for a picnic over there. It was a complete surprise picnic planned by my parents. I and my sister were jumping in joy. We quickly packed our picnic bags. We filled a picnic basket with fruits, nuts and poha. देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक पिकनिक बास्केट दिख रही है, तो इसको हमने मेंशन कर दिया. We left home at 7 in the morning. My father drove us to the place. We reached within 1 hour after a quick visit to the park. We settled down our picnic mat and arranged food items. अब देखो यहाँ पे मैट भी दिख रही है, तो इसका भी जिक्र हो गया. My little brother play with grandfather. मेरा छोटा भाई है वो क्या कर रहा था, ग्रैंडफादर के साथ खेल रहा है, तो ये इसको मेंशन कर लिया हमने. फिर my mother and grandmother was serving food. वो क्या कर रही थी, सर्विंग फूड कर रही थी. तो ये देखो दोनों फूड को सर्व कर रही हैं. तो जो जो पिक्चर में है वो सारी चीजें हमने लेना शुरू कर दी है. My father and I played football. मैं और मेरे पापा जो हैं वो क्या कर रहे थे, फुटबॉल प्ले कर रहे थे. तो ये रहा फुटबॉल जो है वो मेंशन कर दिया. It was fun. एक और भी चीज थी मैंने जो बताई नहीं आपको. ये देखो, पुलाव इन कैसरोल फॉर लंच. और पुलाव लेके आई थी मेरी मम्मी. तो देखो ये रहा कैसरोल पड़ा है, इसको भी मेंशन कर दिया. ठीक है, तो ऐसे पिक्चर को आपको देख करके छोटी छोटी चीजों के साथ आपको सेंटेंस जो है वो क्रिएट करने हैं. We captured so many photos of the garden and the river. I enjoyed it so much and I am eagerly waiting for the next family picnic. कि भाई मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता से क्या कर रहा हूँ और ज़्यादा नेक्स्ट पिकनिक की प्रतीक्षा कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा कौन सा, एक पिक्चर मिलेगा जिसको आप विजुअल एड भी कह सकते हो. पिक्चर के साथ आपको उसको कंप्लीट करना होगा. तो दोनों में से कोई एक करना है, मैंने दोनों ही आपको बता दिए. नेक्स्ट आता है यहाँ से सेक्शन सी, जो कि है आपका ग्रामर सेक्शन. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. 5 मार्क्स के ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे. आपको कोई 5 करने हैं. यहाँ कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 दे रखे हैं. आपको कोई भी 5 करने, तो कोई भी 5 पिक कर लेना इसमें से जो भी आपको सही लगते हैं. मैं आपको सारे ही करवा देती हूँ. Haven't bought dash milk today. तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है. और यहाँ क्या दे रखे हैं, कुछ डिटर्मिनर्स दे रखे हैं. सम दे रखा है, एनी दे रखा है, मैनी दे रखा है. तो आपको ध्यान रखना है कि देखो भाई यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंस में है. हैवेंट बॉट एनी मिल्क टुडे ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं. सम मिल्क नहीं आएगा, सम मिल्क नहीं होता है जब हम मिल्क के साथ कोई, क्योंकि मिल्क क्या है, मिल्क एक क्वांटिटी बेस्ड मतलब लिक्विड में है. तो लिक्विड में आप मिल्क को ऐसे नहीं बोल सकते हो. अ ग्लास ऑफ मिल्क होगा तब आप बात अलग करोगे, लेकिन अभी यहाँ पे मिल्क दे रखा है तो एक काउंटेबल नहीं है. इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे. तो मैनी भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, एनी हो जाएगा. तो ये हो गया एनी. ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स. वो क्या करता है, डरता है किससे, डॉग से. तो फ्रॉम होगा नहीं, टू होगा नहीं, ऑफ होगा. ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. I dash buy that mobile if I had money. मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास मनी होता तो मैं खरीदता. इस टाइप से बोल रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, would हो जाएगा. I would buy, खरीदूंगा. I would buy that mobile if I had money. मैं अगर मेरे पास मनी होता तो मैं क्या करता, इसको खरीदा. तो यहां से would हो जाएगा. The earth dash round the sun. अब ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट. तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम मूव लगाएंगे, मूव्स लगाएंगे, मूविंग लगाएंगे. उसमें हम प्रेजेंट लगाते हैं तो आ जाएगा मूव्स. ठीक है, नेक्स्ट है 5th नंबर. ही इज डैश आर लेट. आर के साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं क्योंकि साउंड क्या आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस डैश आई एम इल. मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार हूं. तो यहां पे क्या हो जाएगा, बिकॉज. ही नोज द बॉयज. वह उन बॉयज को जानता है, उस बॉय को जानता है जिसने क्या पहन रखी है, ब्लू शर्ट. तो विच नहीं आएगा, वेयर नहीं आएगा, हु आ जाएगा. तो ये हो जाएगा यहाँ पे हु.
तो एनी 5 करने हैं, मैंने आपको सारे ही करवा दिए, जो भी आपको सही लगे आप वो पिक करेंगे। तो सारे पढ़ना, उसमें जो जो आपको आते हैं, जैसे मान लो ये इजी था, ये इजी था, इसमें आपको मे बी डाउट हो सकता है, ये इजी था, ये इजी था, ये इजी था, तो जो आपको इजी लगते हैं वो पहले कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डू एज डायरेक्टेड एनी 5। फिर से आपको 5 करने हैं और जैसा जैसा डायरेक्ट किया गया है वैसे वैसे आपको लिखना है। सबसे पहले दे रखा है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। आपको सो दैट लगा करके इस सेंटेंस को फिर से कंबाइन करना है। तो क्या करोगे, वेरी की जगह तो लगेगा सो, ये एक एडजेक्टिव है ही, यहां दैट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अमन इज सो ठीक है, अमन इज सो इंटेलिजेंट सो दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही डज हर वर्क, इसको आपको नेगेटिव में करना है, तो नेगेटिव में नॉट लगाना है। सिंपल क्या हो जाएगा, शी डज नॉट, या आप इसको डजंट भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, हर वर्क। सिंपल, ये भी, इसमें भी यानी 5 करने में सारे करवा देती हूँ। शी लिव्ड इन शिवपुरी, शी लिव्ड इन शिवपुरी, इसको चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। तो पहले आपको ये देखना है ये क्या है, लिव्ड है, तो ये कौन सा है, पास्ट टेंस है ना। तो पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डिड शी लिव, अब लिव्ड का क्या हो जाएगा, लिव हो जाएगा ओनली। डिड शी लिव इन शिवपुरी, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है 4th नंबर, इफ यू डोंट कम टू द स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। अगर तुम स्कूल रेगुलरली नहीं आओगे तो तुम लेसन नहीं सीख पाओगे, है ना। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि इफ की जगह आपको अनलेस लगाना है, तो अनलेस अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या बोलेंगे हम, अगर इफ की जगह अनलेस लिख देंगे तो फिर डोंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव ही होता है। तो क्या बोलेंगे, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, अगर तुम स्कूल नहीं आओगे तो तुम लेसन नहीं सीखोगे। तो पीछे वाले को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आगे वाले को करना है। तो बस क्या कर देंगे, अनलेस यू, डोंट को हटाना पड़ेगा क्योंकि अनलेस अपने आप में ही क्या था, नेगेटिव है, ठीक है। तो डोंट हट जाएगा, कम टू स्कूल यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जब करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था, ये जरूर ध्यान रखना अनलेस वाले को। नेक्स्ट है, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए आपको उसको रीऑर्डरिंग करना है। तो क्या दे रखा है, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो चिल्ड्रन पहले आएगा, सब्जेक्ट है तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, क्या प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल, इन द पार्क, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, शी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, अ पिक्चर, अब पिक्चर वॉज लगा देंगे, ड्रॉइंग में आईएनजी हटा देंगे तो बीइंग लगा देंगे। ड्रॉइंग की, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉन बाय, और शी का क्या बन जाएगा, हर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे हैव प्ले
दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग। इसको आपको चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं भाई, हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी। तो बस इधर क्या करना है, हैव की जगह ओनली हैड लगाना है। बाकी सेंटेंस ऐसा कैसे लिखना है, तो क्या हो जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग here since morning। ओके तो कोई 5 करने थे, हमने सारे करके देख लिए हैं। तो इस तरह से बहुत इजी है, ग्रामर इतना ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन डी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। और टेक्स्ट बुक में सबसे पहले आपको कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, तो उनको कर लेते हैं जल्दी से। Answer the following questions. Lencho compared the large raindrops with, large raindrops को वो कैसे कंपेयर कर रहा था, न्यू कॉइन से, पर्ल से, डायमंड से या फिर स्टोन से। तो लार्ज को किससे कर रहा था, न्यू कॉइन से। पर्ल को तो वो किससे कर रहा था, वो उसके लिए बता रहा था ओलेक से कर रहा था कंपेयर। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा न्यू कॉइन्स। ठीक है, ऑप्शन ए। What does depth of a prison create? तो क्या करते हैं, जो अत्याचार होता है, उत्पीड़ना होती है, वो क्या क्रिएट करती है, पुअर्टी गरीबी, रिचनेस अमीरी, हाइट ऑफ कैरेक्टर्स या फिर फ्रीडम। तो जितना ज्यादा उत्पीड़ना दी जाती है तो उससे क्या आते हैं, लोग जो है उनके हाई कैरेक्टर्स जो हैं वो उभर कर आते हैं, जिसमें उन्होंने बताए भी थे कुछ कैरेक्टर्स के नाम। तो यहां से ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट? उसकी सीगल की मम्मी जो है वो उसके लिए क्या लेकर आई थी, कौन सा फूड लाई थी? तो इंसेक्ट लाई थी, क्रैब लाई थी, प्रॉन लाई थी या फिर फिश लाई थी। तो अ पीस ऑफ फिश लेकर आई थी। सो यहां से ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। व्हाट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑटर वॉज? जो एरोप्लेन था उसमें उस जो वुमन थी उसमें उस ऑटर को क्या समझा था? एक डॉग समझा था, एक ऑटर समझा था। इसमें आपको मैं ऑप्शन बता ही देती हूँ, शायद इसमें नीचे हाइड हो गया होगा। तो यहाँ पे रेट जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो रेट आएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको रेट भी मिलेगा। क्लियर? तो ये सारे ही करने हैं, इसमें कोई ऐसा चॉइस नहीं दे रखा है कि 2 करने, 4 करने, 5 करने, सभी करने हैं। तो 1-1 मार्क्स के सभी हो गए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स। ये पोर्स से आपको एक कंटेंट मिलेगा, उसको आपको पढ़ना है और उसके फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो क्या है भाई, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो ये एने फ्रैंक वाला जो चैप्टर है वहां से है, पेपर हैज मोर पेशेंस, वहीं से ही था लाइन। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं, फ्रॉम विच लेसन हैव दिस एक्सट्रैक्ट्स बीन टेकन? कौन से है? तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, यही इसका राइट आंसर है। हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल? तो किसमें ज्यादा पेशेंस है, मैन, पेपर या फिर हैंड्स? तो पेपर इज अ राइट आंसर। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज सिमिलर टू द ब्रूडिंग? ब्रूडिंग का सिमिलर मीनिंग क्या है, हैप्पी, थॉटफुल या फिर वॉन्डरिंग? अब आपको ब्रूडिंग जो है आपको जाना चाहिए पैसेज पे, अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता। सॉरी। तो ब्रूडिंग ये रहा। अब यहां देखो क्या है, इस लाइन, ये जो वर्ड है पूरी लाइन में क्या सेट कर रहा है, I finally stayed where I was brooding. Yes, paper has. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं फाइनली उस स्टेज पे आ गई जहां मैंने ये सोचा, ये समझा कि जो है पेपर है उसमें ज्यादा पेशेंस होता है ना, एज कंपेयर टू पीपल। तो यहाँ पे ब्रूडिंग का मतलब क्या है, समझ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ देखो हैप्पी तो कहीं किसी एंगल से वहां नहीं लग रहा है,
वॉन्डरिंग भी नहीं लग रहा है, थॉटफुल जो है ये सही है। सो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है और उसके आंसर्स जो हैं वो आपको देने हैं। Listen, the glass is breaking, the trees are scrambling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its piece flash now in the crown on the tallest oak। तो ये आपको ट्री वाला जो है चैप्टर वहां से है, द ट्री से। इसमें आपको क्वेश्चन फ्रॉम विच पोम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, कौन सी लाइन से ली गई है? तो द ट्री, फॉग, डस्ट ऑफ स्नो या एनिमल्स, तो द ट्रीज जो है वहां से ली गई है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज, कौन सा ये पोएटिक डिवाइस है? तो पोएटिक डिवाइस का भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो पोएटिक डिवाइस हमने पढ़ भी रखा है और उसमें मैंने इस वाले लाइन को बता भी रखा है ये कौन सा है। तो देखो क्या कह रहा है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून जो है वो कैसे टूट रहा है? जैसे कि एक मिरर टूट जाता है वैसे। तो जब कभी हम इस तरह की चीजें बोलते हैं ना कि इस तरह से हो रहा है, मान लो ऐसे लाइक करके, एज करके, अगर आपको किसी वर्ड्स में कुछ किसी लाइन में आपको लाइक या फिर एज मिलता है तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, वो है हमारा सिमिली। ठीक है, वो कौन सा है? सिमिली है। नेक्स्ट है द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या होगा भाई? बैकवर्ड होगा, ये रहा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑनवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड होगा। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यानी सारा पार्ट ही लिटरेचर का ही है पूरा, तो कभी आपको दो ऐसे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, एक आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। अब आपको राइटिंग सेक्शन में मिलेगा। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स एनी 6। आपको कोई 6 करने हैं, तो कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 तो मिसिंग, 6 नंबर है ही नहीं इसमें, दिया ही नहीं होगा। 7 8, ठीक है, टोटल ये आपको नंबर दे रखे हैं, इनको आपको करना है। चलो शुरू करते हैं। Why did the postmaster send money to Lencho? Why did he sign the letter God? ये हमने क्वेश्चन कर रखा है, बिल्कुल सेम उठकर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What idols did Nelson Mandela set out on the future of the South Africa? Why is good compared to heaven? Why was the otter named Maxwell's otter? What was the source of unending joy for Wally and what was his strongest desire? ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। How did Gautam Buddha help Kisa Gautami to understand that death is the part of one's life? Next है Why did the Lomvo go to the house of Choboko? Choboko के हाउस वो क्यों गया था? नतालिया से शादी करने के हिसाब से गया था वो। तो ये सारे क्वेश्चन है, काफी कर चुके हैं, हमको एनी 6 करने इसमें से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर क्या है? द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी is a kind man. He is very impressed by the Lencho's faith in God. He doesn't want to shake his faith, so he collects money from various sources and send it to Lencho. He signs the letter God because he wants to keep Lencho's faith in God intact. मतलब बना रहे उसका faith, इसलिए उसने वहां पर साइन भी क्या लिखे? God के। नेक्स्ट था मंडेला सेट आउट द आइडल्स ऑफ पुअर्टी, एलिवेशंस, removal of the suffering of people. He also dreams of the society where there would be no discrimination based on gender and racial origins. ठीक है, भेदभाव की नीति जो है वो खत्म करना चाहते थे और पुअर्टी नहीं हो, ऐसा वो सपना देखते थे। नेक्स्ट है कुर्ग इज कंपेयर्ड टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, इट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोलिंग हिल्स, कॉफी प्लांटेशन एंड स्पाइस ट्रीज. The freshness of the natural surroundings in further enhanced by the aroma of coffee. Aroma कॉफी की जो खुशबू थी भीनी भीनी, वो सब चीजें इसको और ज्यादा enhance कर रही थी, बढ़ा रही थी. The otter was named by zoologist as Lutrogel persipicillata maxwelli. इसलिए यानी ये वर्ड था जू मतलब जूलॉजिस्ट में, तो इसीलिए मैक्सवेल ने क्या किया, उसका नाम रखा था ऑटर, मैक्सवेल्स ऑटर्स इन शॉर्ट. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज and the nearest town filled each time with a new set of the passengers was a source of unending joy for Wally. Her strongest desire was the ride on the bus. उसकी क्या थी? strongest desire थी कि वो बस में राइड करे. The Buddha asked her to find
a house where no had lost a loved one, but Kisa was unable to find any such house. She then saw the flickering lights of the city and realized that the people's lives are similar to these lights which rise and then extinguished in this way. She realized that life and death is normal process. ठीक है, तो ये लाइन बहुत अच्छी है, आप इसको अपने, अगर आपका ऐसा किसी भी टाइप का इसका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये लाइन उसमें डाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो, Lombo came to Choboko's house to ask him for the hand of his daughter Natalia in marriage. Choboko was first suspicious and the thought that the Lombo had come to ask for some money. सबसे पहले चोबोको को लगा था कि लॉम्बो जो है वो क्या लेने आया है, कुछ पैसे लेने आया है उधार। But when he came to know the real reason, जब उसको पता चला कि रियल रीजन क्या है, he was overwhelmed with joy. वो बहुत ज़्यादा खुशी से, सब खुशी से फूला नहीं समा रहा था, because he believed Lombo would be a profitable match for his daughter. उसकी डॉटर के लिए अच्छा, सही, क्या बोलते हैं, सही बढ़िया दूल्हा जो था उसके लिए था, एक अच्छा मैच था उसके लिए, तो इसलिए वो फिर खुश हो गया बहुत ज़्यादा। पहले तो उसको लगा था कि पैसे मांगने आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स एनी 2। आपको कोई 2 जो है करने हैं, किसमें, इसमें। ठीक है भाई, कर लेंगे, करते हैं। तो कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में कैसे नेचर को प्रेजेंट किया है फ्रॉस्ट ने, वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केस। नाइस सेफ केस के लिए कस्टर्ड क्यों क्राई करता था। एंड व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड द कावर्डली ड्रैगन। डरपोक ड्रैगन क्यों कहते थे। थर्ड है, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं उसको इंट्रूड नहीं करूंगा। Why doesn't he offer him money to buy another ball? दूसरी बॉल खरीदने के लिए वो उसको क्यों ऑफर करता है। तो ये सारे क्वेश्चन से 1 by 1 देखते हैं। 3 में से आपको ओनली 2 करने हैं। फर्स्ट है, द क्रो एंड द हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट द सोरो। दुख को दिखाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज शेकन ऑफ द हैमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड फॉर जॉय दैट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस। और यहाँ पर क्या हुआ है, जो क्रो है और जो हैमलॉक ट्री है, उन्होंने क्या दिखाया है, खुशी को दिखाया है, जो कि फ्रॉस्ट ने एक्सप्रेशन जो बताए थे उसके अनुसार। वरना वैसे उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्रो और हैमलॉक ट्री को एक बैड ओमेन जो है वैसा कहा जाता था। He has therefore used and the unconventional trees and bird in order to contrast them with joy in the form of snow. इसमें क्या बताया है, इसमें इसको कैसा दिखाया है, एक जॉय वाली चीज जो है उस फॉर्म में दिखाया है। नेक्स्ट है, कस्टर्ड जो था वो क्राई करता था नाइस केस के लिए बिकॉज इट वॉज अ कावर्ड, क्योंकि वो डरपोक था। इट इज कॉल्ड अ कावर्डली ड्रैगन, उसको कावर्डली ड्रैगन इसलिए बोला जाता था क्योंकि एवरीबडी एल्स इन द हाउस वॉज ब्रेव, क्योंकि सारे हाउस में क्या थे, बहादुर थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज द बैरल ऑफ बियर। बेलिंडा जो था वो इस तरह से बियर था, मतलब बहादुर था। इंक एंड ब्लिंक जो था आर डिस्क्राइब्ड एज सो ब्रेव दैट दे कुड चेज लायंस डाउन। और जो ब्लिंक, इंक और ब्लिंक जो थे वो कैसे थे, वो ऐसे दिखते थे बिल्कुल जैसे शेर को तक भी डरा के भगा दे, इस तरह के थे। द स्टेयर्स एंड द मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज टाइगर इन द केज। और वो कैसा था, जो मस्टर्ड था वो ऐसा था जैसे मान लो एक टाइगर जो है उसके समान ब्रेव था। तो सभी लोग ब्रेव थे, इसलिए ड्रैगन को कैसा दिखाया जाता था, कावर्डली दिखाया जाता था कि ये क्या है, कावर्ड है, यानी कि डरपोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट से आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम बिकॉज ही वॉन्ट्स, क्या वो चाहता था कि बॉय जो है वो लर्न करे द मीनिंग ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस को वो समझे, अपने आप से समझे। ही डज नॉट ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, वो उसको दूसरा ऑफर नहीं किया था मनी दूसरा खरीदने के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार क्या था, पोएट के अनुसार था कि मनी और अनदर बॉल इज वर्थलेस। चाहे मनी चाहे दूसरी बॉल, वो दोनों ही उसके लिए क्या है, वर्थलेस है, यानी कि किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स एनी 2। यहाँ पर भी आपको कोई 2 करने हैं। 4 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। Why was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital soon?
डॉक्टर हैरिट जो थे वो कॉन्फिडेंट क्यों थे कि ट्रिकी बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी की कंडीशन देख ली थी। सेकंड है व्हाट स्टोरी डिड द लेडी टेल हॉरेस डेनबाय टू गेट द ज्वेल्स, ज्वेल्स के लिए लेडी ने उसे क्या स्टोरी बताई थी। एंड हाउ डू यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिफिक, ग्रिफिन जो है वो साइंटिफिक किस तरह से था उसके बारे में बताना है। तो डॉक्टर जेम्स हैरिट जो थे वॉज कॉन्फिडेंट दैट द ट्रिकी विल बी हॉस्पिटलाइज सून बिकॉज हर कंडीशन वॉज वर्स, उसकी कंडीशन कैसी थी, बहुत ही ज्यादा वर्स थी। मिसेस पम्फ्रे जो थी गेव हर एवरीथिंग टू ईट एंड डज नॉट हैव हर एक्सरसाइज, बहुत कुछ खाने को देती थी लेकिन एक्सरसाइज नहीं कराती थी। एंड दिस मेड ट्रिकी फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, और वो किस तरह से दिख रहा था, जैसे ब्लोटेड सॉसेज होते हैं उस तरह से वो दिख रहा था। द लेडी टोल्ड हॉरेस an interesting story. She told that her jewels were lying in the safe which she needed at once. She also told that she had forgotten the number of the open the safe. ओपन करने के लिए सेफ को, उसके लिए वो नंबर भूल चुकी है, तो उन्होंने ये वाली स्टोरी उसको बताई थी। ग्रिफिन जो था एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था एज ही डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फॉर्मूला टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। उसने क्या किया था, ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिससे कि एक ह्यूमन की बॉडी इनविजिबल हो सकती है। दिस वॉज इंडीड अ बिग अचीवमेंट इन द साइंस, ये बहुत ही साइंस में एक बड़ा अचीवमेंट था। बट ही सीम्ड टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर व्हेन ही बिकेम इनविजिबल, और फिर बाद में वो उस चीज को क्या एक पावर की तरह यूज करने लगा और वो इनविजिबल होकर रहने लगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है किसके बारे में, कि नरेटर जो था, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस, नरेटर के एक्सपीरियंस अनुभव को आपको डिस्क्राइब करना है कि जब उसने एरोप्लेन जो है स्टॉर्म में किया। तो भाई स्टॉर्म में किया तो क्या क्या बता सकते हो भाई, जब वो स्टॉर्म के अंदर एरोप्लेन गया तो वो ट्विस्ट होने लगा, कंपास और सारी चीज़ें जो है रेडियो वो सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। फिर उसको एक ब्लैक एरोप्लेन मिला, फिर उसने उसकी हेल्प की, वो उसकी सहायता से रनवे तक वो पहुंचा। ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। 75 वर्ड्स में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। नेक्स्ट वाला है बेकिंग वॉज कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज। एक्सप्लेन करना है कि भाई जो बेकिंग जो है काम वो प्रॉफिट वाला काम था, और इस चीज़ को आपको बताना है, तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्वेश्चन एज इट इज हम कर भी चुके हैं। तो देखिए क्या है, एज द पायलट यानी कि नरेटर जो है एंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एट इट वॉज ब्लैक। When he looked at the compass and other instruments, they had stopped functioning due to the storm. It was a terrible and fearsome experience for him. तो storm में क्या क्या experience किया वो सारी चीजें आप यहाँ बता देंगे। Baking was really a profitable profession as the bread was an important part of फूड ऑफ द गोवान पीपल। अब यहाँ पर जैसे ये लाइन कंप्लीट करते हो ना, आप चाहो तो इसमें ब्रेड वाली जो 2-3 लाइनें हैं वो लिख सकते हो भाई, बॉलिनास केक्स, ये सभी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है, सैंडविचेस जो हैं वो डॉटर की इंगेजमेंट पे बनते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें, 2-3 लाइनें आप और लिख सकते हो अपने आंसर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, द बेकर्स अर्न वेल एंड कैप्ट सर्वेंट, और बेकर जो थे वो अच्छा कमाते थे और सर्वेंट भी होते थे उनके पास। देयर फैमिलीज लुक्ड हैप्पी, उनकी फैमिली जो है वो खुश दिखती थी। एंड प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध होती थी, और कभी भी वो क्या थे, भूखे नहीं रहे। और इन सब चीज़ों को देख करके बता सकते हैं कि यस वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। ठीक है, तो इसमें आप 2-3 लाइनें वो वाली लिख सकते हो जिसमें आप ब्रेड के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 2 कौन से व्यूज हैं, तो फायर एंड आइस के बारे में आप भर भर के लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा है थीम लिखनी है किसके ऊपर, अ टाइगर इन द जू। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, कोई भी आप कर सकते हो। द पोएट थिंक अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड दैट पीपल थिंक फायर इज द मेन कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, फायर के बारे में बताया है। बट बाय द एंड ऑफ द पोम ही सेज द बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। The poet side with those people who think that fire will cause the end of the existing world, but if this world has to perish twice, the ice is the strong to bring the end of the world as fire is.
I's reasoning devoid of the human love and sympathy and hatred is sufficient to bring an end of this world. कि भाई आइस जो है वो sufficient है किसी भी इंसान को एंड करते हुए ले जाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर हेट्रेड आ जाता है तो वो अपने आप में वैसे ही अपने आप को खत्म कर देता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किसके लिए था, थीम के लिए था, तो थीम का देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोम इज फ्रीडम वर्सेस कैप्टिव। तो ये जो है थीम वो किस पर बेस्ड है, फ्रीडम यानी कि आजादी और कैप्टिव यानी कि बंदी वाली जो चीज है उन दोनों के बीच की चीज है ये। इन दिस पोम, इस पोम में नॉरिस जो कि इनके पोइट हैं, नॉरिस डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे टाइगर जो है लॉन्ग्स फॉर इट्स फ्रीडम, वो अपने फ्रीडम के लिए मतलब वो कैसे फ्रीडम होगा उसके बारे में है। इट समहाउ वांट्स टू ब्रेक इट्स imposed captive to become the same wild spirits again। वो क्या करना चाहता है भाई, किसी भी तरह वो चाहता है कि वो इस कैप्टिव जो है यानी कि बंदी बना हुआ है उसको किसी तरह से ब्रेक करके क्या हो जाए, फिर से वैसा ही वाइल्ड स्पिरिट बन जाए, वैसे वाइल्ड वाला प्राणी बन जाए जो कि पहले हुआ करता था। Thereafter the poet talks, उसके बाद जो है पोइट बताते हैं किसके बारे में, about how men try to tame the wild। It not only destroys the beauty of the wild but it also tries to kill one's basic instincts। Moreover, the description of the tiger and its movement in the forest depict the nature of the wilderness। और यहाँ पर क्या बताया है कि उसके बाद जो है पोइट बात करते हैं किसके बारे में, कि लोग जो है वो क्या करते हैं, उनको जंगली बनाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को परेशान करना चाहता है, वो अपने सेल्फ के लिए करना चाहता है कि मैं जो हूँ किस तरह से जंगल में रहता हूँ और उन सब चीज़ों को रखना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उसको क्या करके रख रहे हैं, बिल्कुल बंदी बना करके उसको और ज़्यादा जैसे कि एक जंगली बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर टाइगर के बारे में बताया कि उसके मूवमेंट्स के बारे में बताया कि कैसे वो मूवमेंट्स करते हुए बता रहा है कि उसका जो एंगर है वो किस तरह। तो यहाँ पे आप पोम की जो लाइन्स है उसके साथ भी अपने आप मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे ये वर्ड्स ना लिख करके आप खुद से, आपको याद है पोम, आप आराम से उसी से थीम बना के लिख दो कि भाई टाइगर जब केस में होता है तो वो अपनी फ्रीडम के बारे में सोचता है, तो यहाँ पर फ्रीडम के बारे में बताया है, और यहाँ पे उन मैंस के बारे में बताया है कि जो लोगों को बंदी बना कर रखते हैं तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप किसी को बांध के रखते हो तो वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, और ज़्यादा गलत कार्य करने पर और ज़्यादा उतारू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि हम किसी को रोक टोक लगाते हैं कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, तो वो बच्चा फिर उस चीज़ को ज़्यादा करने में दिखाता है कि यार मना कर रहे हैं ना, और करके दिखाएंगे। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी पोएट हमको समझाना चाहते हैं। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखिए 16 क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। तो भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग फॉर्म में कई तरह से आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। इनविजिबल मैन फर्स्ट पहली बार कब विजिबल हुआ था, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो भोली की टीचर जो है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच हर हार्ट, जिसने उसके हार्ट को टच कर दिया। शी encouraged भोलीज एवरी टाइम एंड वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर। शी आस्क्ड भोली टू पुट aside her fear of not being able to speak probably। वो उसने ये कहा कि अपने फियर जो है, ये डर है, इसको साइड करो कि तुम एक अच्छी तरह से नहीं बोल सकती हो, कोशिश करो, तुम एक दिन सफल हो जाओगी। ठीक है, नेक्स्ट है इनविजिबल मैन जो है विजिबल कब होता है, बिग लंडन स्टोर में फॉर कीपिंग वार्म एंड overslept there while wearing some clothes taken from the store, and the clothes made him visible to the shop assistant. When the shop opened in the morning, to escape from them he had to shed all his clothes to become invisible again। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, सारे जो क्लोथ्स हैं अपनी उतारता जाता है और फिर वो विजिबल से इनविजिबल हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मेकिंग नोट जो कि आपको अच्छे से करना है, अनसीन पैसेज वो भी बहुत इजी थे, एमसीक्यूज बेस्ड थे, वो भी इजीली हो जाएंगे। ग्रामर जो है वो भी इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इजी ही था। लिटरेचर पार्ट की अगर बात करें तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो जितने भी क्वेश्चन अभी आपने देखे
तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने ना पढ़ा हो। तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो आपके बुक से ही होंगे, कुछ ऐसे घूम के क्वेश्चन नहीं आएंगे जिनका मीनिंग आपको ना समझ में आए। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करना है और अच्छे से अच्छा आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसी से ही आप अच्छा कर भी पाओगे और प्रेजेंट भी कर पाओगे अपने आंसर को। सो प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।